जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका व्यासागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब की क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके एसएससी के प्रीवियस के पेपर की क्लासेस डिस्कशन चल रही है, इसी सीरीज में आज हम लोग नई क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए डिस्कशन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी और आपको प्रॉपर समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज के लिए चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक, निखिल में से किसने chess.com के 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती थी? ऑप्शन में आपके एलेक्सी सरना, एंटोन सिमरन, निहाल सेन और एंड्रयू ट्रैक। देखो यहाँ पर एक पैटर्न समझ लीजिएगा कि 2021 का एग्जामिनेशन है। 2021 के एग्जामिनेशन से मोस्टली करंट आपके 2020 की पूछी जा रही हैं। तो ऐसे में जो आपका 2023 में भी आपका एग्जामिनेशन होना है, इस एग्जामिनेशन में आपकी मोस्टली जो करंट होगी तो वो आपके पीछे का आपका करंट एक साल का लगभग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा आपका निहाल सरीन, इसका आपका आंसर था। करंट पिछला भी आप पढ़कर जरूर जाइएगा साथ में। ठीक, अगला है यहाँ पर देखें, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? अगर पूछा जाए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के लिए सबसे कम आवश्यक की यहाँ पे बात की जा रही है, कम क्या आवश्यक है? तो कार्य करने के लिए लोग चाहिए होगा, इसके बिना वस्तुओं और सेवाओं के बिना नहीं हो पाएगा। दूसरा है उपकरण, कच्चा माल और धन, इनके बिना आपका काम नहीं हो सकता। तीसरा है आपका भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, ये रॉ मटेरियल जो होता है हमारा आपका, जो किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी सेवा के शुरुआत के लिए आवश्यक होता है, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। और लोगों को शिक्षित करने के लिए संसाधन, अगर सबसे कम आवश्यक देखें तो निम्नलिखित में से हमारे आपका ये जो डी ऑप्शन है, ये सबसे आपका उचित है, आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या है, सबसे कम आपके क्या है, संसाधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी होगा। थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? मानव नेत्र की संरचना से संबंधित जानिका, परिचारिका, प्लीहा और वर्तिकाल। यहाँ पे चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। परिचारिका जिसको आपका आइरिस बोलते हैं, यहाँ पे आइरिस दे दिया गया है तो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ह्यूमन आई का पार्ट क्या होती है आपकी? आइरिस होती है। आइरिस उसका पार्ट है, ह्यूमन आई का पार्ट है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में, जल्दी से देख लेते हैं आपका कि आइरिस क्या होती है और कैसे होती है। ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक कुछ इस हिसाब से आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको मानव नेत्र मिलेगा। हमें इसके बारे में देखना है। तो देखिएगा, जो ह्यूमन आई है, अगर इस ह्यूमन आई की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो ह्यूमन आई की जो सबसे आउटर लेयर होती है ये वाली, इसको बोला जाता है आपका किसके नाम से? दृढ़ पटल के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बाहरी परत होती है जो सफेद कलर की होगी, और ये इसको स्लैरा ऐसा बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बाहरी परत स्लैरा दृढ़ पटल होती है, सफेद रंग की परत। और ये सफेद रंग की परत क्या करती है, आपके जो आपका ह्यूमन आई होगा, और इसमें क्या करते हैं, इसको एक शेप देती है, स्ट्रक्चर देती है, और बाहरी आपकी चीजों से इसकी रक्षा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ये स्ट्रक्चर हो जाता है दृढ़ पटल। इसके पीछे एक ब्लैक कलर की लेयर होती है जिसको आपका रक्तक पटल बोलते हैं। ठीक है, इसको आपका रक्तक पटल बोलते हैं, ब्लैक कलर की लेयर होगी, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसको आपका, ठीक है, इसको आपका कोराइड बोला जाता है, ये कोराइड आपकी लेयर है। ठीक, इधर हमारी आपकी कौन सी? स्लेरा हो गई। और ये जो ग्रीन कलर की आप लेयर देख पा रहे होगी, ये तीसरी परत है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। ये क्या है आपका? रेटिना। तो हमारे मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है, वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे बनती है। ये आप सबको पता होना चाहिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? रेटिना पे बनता है। अगर रेटिना की बात कर ही रहे हैं, तो रेटिना का जो ये आपका बैक वाला पार्ट होता है, ठीक है, रेटिना का ये जो बैक वाला पार्ट होता है, ये आला, इसको हम लोग आपका आई फंडस या नेत्र फंडस के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? नेत्र फंडस के नाम से जानते हैं। अब ये जो नेत्र फंडस होता है, इस नेत्र फंडस में होता क्या है ये समझ लीजिएगा। इस नेत्र फंडस में यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, एक को आपका पीत बिंदु बोलते हैं और एक को बोलते हैं द्रक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो दो बिंदु हैं आपके,
चलिए इधर नहीं सपोर्ट कर रहा है, इधर आपका इसको क्या बोलते हैं, द्रक बिंदु। तो दो बिंदु होते हैं आपका, एक पीत बिंदु और एक दूसरा कौन सा आपका द्रक बिंदु। दो बिंदु होते हैं। पीत बिंदु पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और उसकी सूचना मस्तिष्क को कौन देता है, द्रक बिंदु देता है। वापस आ जाते हैं आगे मानव नेत्र पे। तो मानव नेत्र में ये जो आगे उभरा हुआ भाग होता है, इसको बोला जाता है आपका क्या, कॉर्निया। ये आपका किसका भाग है, कॉर्निया का। और मनुष्य नेत्र में आप सबको पता होना चाहिए कि क्या दान की जाती है, हमेशा कॉर्निया ही दान की जाती है। कॉर्निया के पीछे यहाँ पर एक रंगीन एक आपकी झिल्ली नुमा संरचना होती है, जिसको आपके आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस है, इसी के बारे में पूछा गया है। आइरिस से ही क्या होता है आपका, जो आंखों का कलर होता है, ह्यूमन आई का कलर होता है, वो इस आइरिस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है। और इस आइरिस के बीचों बीच में यहाँ पर एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। इस झिल्ली नुमा संरचना को हम लोग आपका पुतली या प्यूपिल या नेत्र तारा कहते हैं। ये पुतली ही मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है। पुतली मानव नेत्र में जाने वाले प्रकाश को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। मतलब प्रकाश की मात्रा का कम या ज्यादा होना इस पर निर्भर करता है। ये मानव नेत्र की ऐसी रचना या मानव की शरीर की ऐसी रचना जो स्वतः अपने आप में बड़ी और छोटी होती है। अंधेरे में अपने आप में बड़ी हो जाती है और तीव्र प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। तो पुतली हमारी इस हिसाब से काम करती है। पुतली अवरोधी और विस्तारणी दो आपकी संरचनाओं से मांसपेशियों से मिलकर बनती है पुतली। ठीक है, ये पुतली होगी। पुतली के पीछे यहाँ पर ये आपका क्या होगा, एक लेंस होगा और यही आपका क्या कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है। नेत्र लेंस में जब कोई मोटापन आ जाता है तो इसमें आपकी कैटरेक्ट की कंडीशन है, मोतियाबिंद की आपकी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। नेत्र लेंस की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर आप देख पाइएगा, इधर ऐसे है और इधर ऐसे है। तो नेत्र लेंस आपका कैसा होता है, आपका उभयोत्तल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, दोनों साइड से आपका उत्तल होगा, उभयोत्तल होगा। ठीक, बीच में यहाँ पर मानव नेत्र में ये आपके जो नेत्र कोशिकाएं होती हैं, उनमें से आपका जो आपने देखा होगा कि मांसपेशी सॉरी रक्त वाहिनियां दिखती हैं आपकी। यहाँ पे बीच में आपका लिक्विड भरा था, इसको आपका सॉरी यहाँ पे कांच होता है, इसको हम लोग आपका कांच द्रव कहते हैं। और यहाँ पर आगे इस कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में आपको मिलेगा आपको जलीय द्रव। और इस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में आपका कांच द्रव। ये आपके पूरे पूरे मानव नेत्र की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्ली आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये क्या होती है आपकी ह्यूमन आई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर है। भारतीय सेना की जितने भी कमान है, कमान है उनका आपका हेड ऑफिस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर आपका, कोलकाता में है। और मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर आपका, लखनऊ में। ठीक है, तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर, कोलकाता में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस के मेसोपोटामियाई लोग, ये टिग्रिस यूफ्रेटस जिनको आपका वर्तमान में या पहले के समय अभी टिग्रिस यूफ्रेटस कहते हैं, पहले के समय इन नदियों को दजला और फरात नदियां बोला जाता था। दजला फरात नदियों के किनारे की जो मेसोपोटामियाई सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे। तो यहाँ पर क्या था कि एक यहाँ पर आपका अभिलेख मिला है। उस अभिलेख के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यहाँ के लोगों के लिए आपका हो, यहाँ पर उस अभिलेख में 3 स्थानों का उल्लेख मिला है, मेलुहा, मगन और दिलमुन। इन 3 स्थानों को उल्लेख मिलता है। दिलमुन जो पड़ता है वर्तमान में आपका बहरीन साइड का है। ठीक है, और ये जो हमारी आपकी सभ्यता है, ये आपके किधर है, आपके इराक ईरान के क्षेत्र में फैली हुई, आके मेनली इराक में फैली हुई सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया सभ्यता। यहाँ पर मेलुहा शब्द जो था, ये संबंधित था किससे, आपके भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ऐसे में ये लोग आपके भारत के लिए या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किसका प्रयोग करते थे, मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेलुहा हो जाएगा। अगला देखिएगा, जुलाई 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने घोषणा की कि वो अपनी रिफाइनरी में भारत के किस ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करेगा। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र आपके इंडियन ऑयल आपकी मथुरा रिफाइनरी में क्या कर रहा था, स्थापित करने की घोषणा करते हैं। तो ये देश का पहला हमारा आपका ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र ईंधन आधारित संयंत्र था, कहाँ पर आपके मथुरा रिफाइनरी में स्टैब्लिश करने की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, इंडियन ऑयल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बीनामोल किस के खेल से संबंधित है। तो खिलाड़ी पूछ लिए गए आपसे कौन से खेल संबंधित है, तो के.एम. बीनामोल संबंधित है किससे, आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला देखिएगा, बंगाल broke away from Mughal control under this person who was deputy to the
ठीक है। बंगाल मुर्शीद कुली खां के समय क्या हुआ था, आपका मुगल साम्राज्य से आपका क्या हो गया था, टूटकर आपका अलग हो गया था। यहाँ पर मुर्शीद कुली खां है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। मुर्शीद कुली खां का आपका नाम, इसके पहले भी सेम यही क्वेश्चन, इसके पहले एक और इसी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के सेट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन था कि बंगाल से आपका कब टूट के अलग हुआ था मुगल सत्ता से, वो आपका किसके समय था, मुर्शीद कुली खां के समय था। मुर्शीद कुली खां थे, इसी ने आपके क्या किया था, ढाका से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके ले गया था, कहाँ पर, मकसूदाबाद ले गया था। और मकसूदाबाद का नाम ही बदल के इसने क्या कर दिया था, अपने नाम पर मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या हुआ, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी, मुर्शीद कुली खान थे। इसी मुर्शीद कुली खान ने एक नई व्यवस्था चालू की थी, इसको बोला जाता है इजारेदारी व्यवस्था। और इस इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो कृषि योग्य भूमि होती थी उन पर किसानों को क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। तो इजारेदारी व्यवस्था भी आपको देख लेना किसके द्वारा है, मुर्शीद कुली खां के द्वारा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जेएनयू यूनिवर्सिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो नवंबर 2020 में मोदी जी ने जेएनयू में किसके, स्वामी विवेकानंद जी की यूनिवर्सिटी का आपका क्या, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का उद्घाटन किया था जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जिसको बाद में अभी रिसेंटली आपका कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ के जो बोल सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो तत्व हैं वहाँ के विचारधारा के लोगों ने इस मूर्ति को खंडित करने का भी क्या किया था, प्रयास किया था। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है, मौलिद किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये मुस्लिम धर्म से संबंधित त्योहार है, ईद उल जुहा, मिलादुन नबी, मुहर्रम और ईद उल फितर। तो यहाँ पे जो मिलाद उन नबी है, इसको आपका किसके नाम से जाना जाता है, मौलिद के नाम से जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते के आधार पर राष्ट्र निर्धारित योगदान के लिए यह संकल्प लिया गया है कि 2030 तक हमारी बिजली उत्पादन क्षमता का कितना % गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से प्राप्त होगा। देखिएगा, जो ये आपका पेरिस समझौता होता है, ठीक है, पेरिस समझौता, ठीक, ये पेरिस समझौता जो जलवायु परिवर्तन पर कोप सम्मेलन होगा, ये पेरिस समझौता होता है आपका 2015 में। और इस 2015 में ये तय किया गया था कि हमें वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकना है। और इस वैश्विक तापमान की वृद्धि को हमें क्या करना है, टारगेट करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देना है। और ये 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस का आपका एक रेशियो लेकर चला जा रहा है। तो ऐसे में इस वैश्विक तापमान को रोकने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, अगर इन ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं, जैसे इनमें से आपके CO2 है, या जो हमारी आपकी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, या आपके HFC, ऐसी जो भी ऐसी गैसें हैं, इनके उत्सर्जन में कमी करनी है। तो ऐसे में हमें कार्बन आधारित जो जैविक ईंधन है, इनके प्रयोगों को क्या करना होगा, कम से कम करना होगा। तो इनके प्रयोगों को कम से कम करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना है जो आपसे क्या हो, पृथ्वी के लिए फायदेमंद हो, वायुमंडल के लिए कम नुकसानदायक हो। तो ऐसे में जो सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, या आपके जो टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा होते हैं, भूतापीय एनर्जी ऊर्जा होती है, ये सारी की सारी नवीकरणीय ऊर्जाएं होती हैं। ये आपको बार बार मिल सकती है, कभी नहीं खत्म होंगी। तो ऐसे में इनका हमारा टारगेट था कि 2030 तक हम अपने कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 40% क्या करेंगे, किस ऊर्जा का करेंगे, आपके जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हटाकर आपके अलग करेंगे, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों पे करेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पूना पैक्ट कब हुआ, किसके बीच में हुआ। तो पूना पैक्ट होता है गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में होता है। होता क्या है कि 1931 में क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकेंड RTC होती है। इसके बीच में यहीं पर क्या होता है, गांधी और अंबेडकर के बीच में विवाद हो जाता है दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व को लेकर। अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, जिसका विरोध गांधी द्वारा किया गया। अंग्रेजों की नीति थी जो भारत को तोड़ना चाह रहे थे, जिसके अंतर्गत में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। 1919 का जो GOI एक्ट था, ये पृथक प्रतिनिधित्व के कॉन्सेप्ट आंग्ल भारतीयों और सिखों पर भी लागू कर दिया गया। और यही प्रक्रिया अब आगे बढ़ाकर उसको दलितों पर भी लागू करने का प्रावधान था। अम्बेडकर इसी बात के लिए अड़े हुए थे, लेकिन गांधी कह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो कल को भविष्य में भारत के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है।
तो इस बात पे गांधी अम्बेडकर के बीच में विवाद हुआ 1931 में। गांधी जी वापस चले आए और उसके बाद में क्या हुआ, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा क्या हुआ, एक घोषणा की गई तो बोला गया है सांप्रदायिक पंचायत, या इसी को बोला जाता है आपका कम्युनल अवार्ड। ठीक है, एक उन्होंने घोषणा कर दी, कौन सा, कम्युनल अवार्ड। और इस कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत में क्या हुआ, ये ब्रिटिश पीएम थे, उनका नाम भी देख लीजिएगा कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो इनके द्वारा इस कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा के विरोध में गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम आमरण अनशन किया था 1932 में। ठीक है, गांधी जी का पहला आमरण अनशन 1932 में किसके विरोध में होगा, इस सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में होगा। जिसके बाद में गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसे आपका पूना समझौता या गांधी अंबेडकर समझौता 1932 के नाम से जाना जाता है। ये कब होगा, आपका 1932 में होगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिएगा, जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की माप होता है। जीवीए का पूरा नाम ग्रॉस वैल्यू एडेड, पहला ही ऑप्शन है आपका। यहाँ पर आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब आपका सकल जो आपका मूल्य जो जुड़ाव है वो आपका क्या होता है, जीवीए इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका जीवीए का क्या होता है, पूरा नाम होगा। ठीक है, ग्रॉस का मतलब होगा सकल आपका। ठीक, अगला देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। आप सबको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए आता है, जो भी हमारे आपके खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनके जो आपके कोच होते हैं, उनके गुरुओं के लिए आपके क्या होता है, आपका ये आपका अवार्ड दिया जाता है। तो डॉक्टर सर्जन स्पोर्ट खेलों में उत्कृष्ट कोच, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स कोच के लिए आपको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन वर्ष में किया गया था। तो भारत का जो पहला संविधान संशोधन था 54, 51, 50, 59 में होता है। भारत का पहला संविधान संशोधन कब होता है, 1951 में होता है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्न से किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका एसएससी ने ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा, यमुना दिया है। इसका आंसर हम इसके अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र कर सकते हैं। वैसे अगर पूछा जाए ढोला सादिया ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पर आपका ढोला सादिया ब्रिज है। ठीक, इसी को आपका ये बन चुका है और इसको आपका भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बुलाते हैं, भूपेन हजारिका सेतु बनाया जाता है। और ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा, धौला सादिया है। अगर भारत का सबसे लंबा आपसे पूछा जाए रेल रोड ब्रिज, ठीक है, रेल रोड ब्रिज, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, बोगीबील होता है। ये भी आपका कहा, नॉर्थ ईस्ट में, असम में आपका बोगीबील सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। अगर धौला सादिया की बात हो ही रही है तो देख लीजिएगा, जो धौला सादिया है ये आपका कौन सी नदी पर है, लोहित नदी पर है। और ये लोहित नदी किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। धौला जो पड़ता है असम में, सादिया जो पड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश से। इन प्लेसेस को जोड़ता है, तो इसलिए इसको आपको धौला सादिया बोलते हैं। नदी कौन सी, लोहित नदी, जो किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की। और इसी लोहित नदी को ही किसके नाम से जाना जाता है, खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सेसिव एक्वेशंस ऑफ द केमिकल्स which get washed from the fields act as nurtures to the florist। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूछ रहे हैं कि आपके इनके केमिकल्स की वजह से आपका जो चेंजमेंट होगा, तो वहाँ पे फंगई, सॉल, एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपका, एल्गी होंगे। एल्गी जो होती है हमारी एक प्रकार से बोलते हैं काई वगैरह, तो इनकी वजह से क्या होता है आपका, जो ये चेंजमेंट आते हैं। ठीक, भारतीय अनुच्छेद का 72, भारतीय अनुच्छेद का 72 किससे संबंधित है, सदस्यों की योग्यता से, संसद के संविधान से, राष्ट्रपति की क्षमादान नहीं सकते थे, भारत सरकार के राष्ट्र। तो आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत में राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान का अधिकार है। राष्ट्रपति को क्षमादान के अधिकार में आपके प्रविलंब है, परिहार है, प्रविलंब, परिहार, लघुकरण और विराम। ठीक है, ये आपकी क्या है, राष्ट्रपति को आपको क्षमादान के क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। अगर बात करते हैं किसके, आपकी आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 71 भी देख लीजिएगा, राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं,
मान लीजिएगा किसी मामले में राष्ट्रपति का क्या होता है, आपका चुनाव संबंधी कोई आपका इश्यू होता है, तो जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं राष्ट्रपति के किसमें होते हैं, आर्टिकल 71 में होते हैं। और ये चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा केवल कहाँ पर होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। आर्टिकल 71 ये बोलता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी पुरस्कार जीता है। तो ये 2020 में वैश्विक गांधी पुरस्कार तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको मिला था आपका संतोष शर्मा को मिला था। संतोष शर्मा ने वैश्विक गांधी पुरस्कार आपका अक्टूबर 2020 का जीता है। अगला देखते हैं, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी प्रणाली गलत है, इसमें क्या आपका गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, ये राजस्व में आपका गलत कथन देखना है तो इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत भूत राजस्व को समय समय पर संशोधित किया जाता था। अवधारणा हार्ट मैकेंजी ने दी थी। ठीक है, महालवाड़ी और इस प्रकार के 1822 पेश किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। राजस्व प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार नहीं था। समझ लीजिएगा, जमींदारों की बात करते हैं तो जमींदारों के लिए आपका क्या होता है, आपका स्थायी बंदोबस्त आता है। ठीक, तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा चालू स्थायी बंदोबस्त होगा, ये आपका जमींदारों से संबंधित है। यहाँ पे जमींदारों का अधिकार नहीं था, सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके उस गांव से आपके लगान वसूली होती थी। तो महाल का संबंध यहाँ पर आपका किस होता है, गांव से, तो सीधे उस पर्टिकुलर एरिया से आपके लगान की वसूली होती थी। ठीक है, अगला देखिएगा, क्यूपेम और कल्चरल नामक शहर किस राज्य में स्थित है। अब ये तो आपने आई थिंक कभी से सुनोगे भी नहीं और सुनने में भी नहीं मिलते, कहाँ के आपके गोवा के हैं। ठीक है, क्यूपेम कल्चरल कहाँ के शहर है, गोवा के हैं। जुलाई 2020 में निखिल से किस मंत्रालय ने आत्मनिर्भर के अंतर्गत मनोदर्पण पहल की शुरुआत की थी। यहाँ पर आपको जुलाई 2020 की योजना पूछी है किस मंत्रालय द्वारा, तो इसका मनोदर्पण योजना किसके द्वारा, आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। ठीक, अगला देखते हैं, एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया। देखो, एमएसपी का मतलब होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, और इसमें वृद्धि ने किसानों को किसके लिए उत्पादन के लिए मजबूर किया है कि वो अधिक से अधिक उत्पादन करें, मुनाफा कमाएं। तो सीधी सी बात है, गेहूं और चावल हमारे यहाँ के दोनों ऐसी फसलें हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और ये पेट भरने वाले मुख्य अनाज होते हैं। तो एमएसपी की वजह से गेहूं और चावल की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हुई और इसके लिए आपकी क्या हुई, मार्केट आपकी तैयार की किसके द्वारा। और याद रखिएगा 2023 को अंतरराष्ट्रीय आपके मोटे अनाज का वर्ष है। ठीक है, ये आपको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का है अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष है और ये मोटे अनाज का वर्ष किसके पहल पर, आपका भारत के पहल पर आपको घोषित किया गया था। और इसमें भी आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको बोलते हैं, जो हमारा का ज्वार होता है, जो मोटा अनाज होता है ज्वार का, वो आपका ईयर है आपका। ठीक है, तो मोटे अनाज का वर्ष आपका 2023 से भारत की पहल पर यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया था। भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक खेल्स में पदक जीते थे, कांस्य पदक पूछ रहा है, कितने कांस्य पदक जीते थे। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे, आपके टोटल आपके भारत ने जीते थे आपके 4 पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, कांस्य पदक। आगे देखिएगा, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से किसके दरबार में 2 घरानों विकसित हुआ। अगर बात करते हैं किसकी, हम लोग आपकी कथक की। कथक ये आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऐसे में ये आपका यूपी और उसके आसपास के घरानों में विकसित होगा। ऑप्शन में अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर आपको लखनऊ मिल रहा है, तो लखनऊ की कॉम्बिनेशन के साथ में आपका कौन सा होगा, जयपुर होगा। जयपुर और लखनऊ घराने में क्या हुआ था, कथक का आपका विकास हुआ था। आगे देखिए, रासायनिक क्षारों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, जो बेस होंगे आपके वो कौन सा कथन सही है। क्षार स्पर्श में साबुनी होते हैं, ये तो सही बात है। स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं, कड़वे होते हैं और संक्षारक होते हैं, ये तो सही है। तो यहाँ पे खट्टे आपका गलत है। अगला है, क्षार स्पर्श में चिपचिपे बिल्कुल नहीं होते हैं, ये इसको ऐसे गलत हो जाएगा। क्षार स्पर्श में चिपचिपे भी गलत हो जाएगा। क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे, संक्षारक होते हैं, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो क्षार जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बेसिक जो आपकी चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपके चिकने होते हैं। साबुनी से मतलब यहाँ पर चिकने से आपका, ठीक है, एकदम जैसे पाउडर होता है, टाल्क होता है, वैसे आपके कंडीशन में होते हैं, इसलिए आपके क्षार क्या आपके चिकने होते हैं। और आपके घर में खाने वाला सोडा होगा, आप उसको छू के देखिएगा कभी, एकदम आपको चिकना महसूस होगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में शामिल नवनिर्मित बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के 5 आयामों तक आने वाले 26 संकेतकों को एकीकृत करता है, उनमें से कौन सा है हमारा आपका, यहाँ पे उसमें से आपका कौन सा एक नहीं है, तो इसका आंसर हमारा आपका क्या होगा आपका। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में शामिल नवनिर्मित बुनियादी आवश्यकताओं की बात करते हैं। स्वच्छता, जल और आवास, ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं। रोजगार एक ऐसी प्रारंभिक बुनियादी आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्वच्छता,
जल और आवास, ये 3 आपकी क्या है बुनियादी आवश्यकता है, इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। रोजगार के बिना काम नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? तो जैसे कुछ आपके होते हैं, जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ये पैसा लेकर भाग गए, भारत के वापस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए कौन सा ऐसा अधिनियम है जो भारत से बाहर गए हुए लोगों के लिए है और ये जो भारत से लौटने से इनकार कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपका इसका आता है आपका आंसर डी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ठीक है, ये होगा। अगला देखते हैं, जून 2020 में जारी फीफा रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग थी। तो यहाँ पे जो फीफा रैंकिंग में भारत की पूछी गई है, तो फीफा रैंकिंग में आपकी भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 108वीं है। और आपको सबको पता है इस बार हमारे कौन से 22वां आपका क्या हुआ, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। और 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। कतर में ये वर्ल्ड कप किसने जीता? आपका अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना ने किसको हरा के जीता? आपका फ्रांस को हरा के जीता है, ठीक है। तो ये आपका 22वां फीफा वर्ल्ड कप है आपका, जो आपके कतर में हुआ है। 23वें की बात करते हैं तो 23वां आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, इन 3 देशों में सम्मिलित रूप से होगा, ठीक है। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा याद रखिएगा, आगामी भी पूछते हैं। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित से किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में करते हैं? तो कचनार, बबूल, सर्पगंधा, तुलसी है। आप चाय पीते होगे तो चाय में आपको डाल के आपने घरों में सबने इस्तेमाल किया होगा। खांसी आती है तो इसके दवा के रूप में किसका इस्तेमाल किया होगा? तुलसी का इस्तेमाल किया होगा। बाकी मार्केट में आने वाली चाय होती है, चाय पत्तियां होती हैं, उनमें तो सब कुछ डाल देते हैं आपने अश्वगंधा और पता नहीं अश्वगंधा और पता नहीं क्या क्या डाल के देते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा होता कुछ है नहीं, ऐसे तुलसी यहाँ पे आंसर है। अगला देखिएगा, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लक्षद्वीप का किस आपको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका गठन किया गया? लक्षद्वीप हमारा कब आपका 1973 में आपका इसका क्या होता है? गठन होता है। यहाँ पर लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, अगर बात करते हैं लक्काद्वीप की, ठीक है, देखो यहाँ पर आपका 3 ऐसे लक्षद्वीप ऐसे बटा हुआ है। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी विस्तार है वो कौन सा? आपका मिनिकॉय। याद कर लीजिएगा, मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का क्या है? सबसे दक्षिणी विस्तार। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन होता है? आपका मिनिकॉय होता है, पहली चीज। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और ये 36 के 36 द्वीप किससे बनते हैं? ये बने हैं किससे? आपके प्रवाल भित्ति से बनते हैं। प्रवाल भित्ति मतलब आपके जो कोरल रीफ होगी, मूंगा चट्टान होगी, इससे बनते हैं। प्रवाल भित्ति से निर्मित इन द्वीपों को बोला जाता है आपका एटोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटोल बोला जाता है। इन 36 में से केवल 10 पर ही क्या है? आपके जीवन है, बाकी आपके 26 कैसे हैं? खाली पड़े हैं। लक्षद्वीप की बात करते हैं, यहाँ पर आपकी महाल या महल नामक क्या होती है? भाषा बोली जाती है स्थानीय लोगों द्वारा। और लक्षद्वीप में एकमात्र जो आपका बर्ड सेंचुरी है वो पित्ती द्वीप पर है, पित्ती द्वीप बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी आपको सबको पता है कौन सी? कवारत्ती। प्रशासक यहाँ के कौन है? आपका यूटी है, तो प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। अगला है महाधिवक्ता। यहाँ पर आपके बात किसकी? महाधिवक्ता की, यानी आपकी ये कहलाता है आपका एडवोकेट जनरल, ठीक है। महाधिवक्ता यानी कौन? आपका एडवोकेट जनरल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल होगा, और एक होता है आपका अटॉर्नी जनरल होता है। ये अटॉर्नी जनरल जो होता है आपका एक केंद्र में होता है, ठीक है। ये कहाँ पर आपका? केंद्र में है। तो इसके लिए आपका आर्टिकल 76 याद रखिएगा। आर्टिकल 76 में किसका? का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। और एडवोकेट जनरल जो है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, आर्टिकल 165 होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है केंद्र में। और राज्य में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका राज्यपाल हो जाएगा कि महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर क्या होगा? बना रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला संबंधित नहीं है? द्रविड़, ऊर्ध्वका, वेसर और नागर, ये तीनों के तीनों आगे मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, ठीक है। द्रविड़, वेसर और नागर, ये तीनों मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। ऊर्ध्वका आपके मंदिर निर्माण संबंधित नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नागर की बात करते हैं तो ये आपके उत्तर भारत में आपके मंदिर निर्माण शैली होती है। द्रविड़ कहाँ पर होती है? दक्षिण भारत में होती है। और बेसर शैली इन दोनों का क्या होती है? मिश्रण होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? आपका बी है। अगला देखते हैं, नवंबर 2020 में अंतरिक्ष कक्षा में लॉन्च किए गए स्पेस क्रू आपका क्या था? ड्रैगन में, ड्रैगन अंतरिक्ष यान में 3 अमेरिकी, ठीक है, 3 अमेरिकी और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री था। कौन था? जापानी अंतरिक्ष यात्री था,
जो आपका नवंबर 2020 में लॉन्च किए गए, आपके यान में गया था। ठीक है, तो अगला देखो सिम्बेक्स क्या है। सिम्बेक्स पूछ रहा है आपका, तो आपको यहाँ पता है सिम्बेक्स का पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए आंसर आसान हो जाएगा। ठीक है, सिम्बेक्स की बात हो रही है, सिम्बेक्स। ठीक है, यहाँ पर ये सिम्बेक्स मीन क्या आपका सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बेस्ड और ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे क्या है, आपका सिम्बेक्स क्या है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बेस्ड एक्सरसाइज, माने किसके बीच में, सिंगापुर और भारत के बीच में होने वाला नौसेना का अभ्यास है, उसका नाम क्या है, सिम्बेक्स है। तो ऑप्शन में भारत और सऊदी अरब के बीच का समुद्री अभ्यास है, भारत और हिंसा सिंगापुर, आज समझो जाए बेंचमार्क है। यहाँ पर देखो सी दे रहा ऑप्शन, भारत और सिंगापुर के बीच का द्विपक्षीय आपका समुद्री अभ्यास कौन सा आपका होता है, सिम्बेक्स होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सिम्बेक्स होगा। नृत्य से कौन सा लोक नृत्य हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, तो तलवार और ढाल लेकर किया जाने वाला आपका एक लोक नृत्य कौन सा आपका पाइका होता है। और ये पाइका मूल नृत्य कहाँ से होता है आपका, उड़ीसा में होता है। तो देखिए कि नृत्य और नृत्य के साथ में उसकी विशेषताएं पूछ रहे हैं। एक हम लोगों ने भवाई करके नृत्य पढ़ा था जो आपका गुजरात में होता है, जिसमें आपका महिलाएं सिर पर मटका रख के डांस करती हैं, ये भी आपके लास्ट में था। तो इसी से याद कर लीजिएगा, पाइका पे आपका एक आपका क्वेश्चन और बनता है, पाइका विद्रोह भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पाइका विद्रोह होता है, और ये 1817 के ड्यूरेशन में होता है। ठीक है, 1817 में विद्रोह होता है, पाइका विद्रोह भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई, तत्कालीन मुंबई में विवेचन बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका अधिवेशन कब होता है, दिसंबर 1885 में होता है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, दिसंबर 1885 में। और कहाँ पर होती है, ये होती है कहाँ पर, बम्बई में। बम्बई में कहाँ पर, गोकुलदास एच पाल संस्कृत महाविद्यालय, इसमें आपकी कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें आपके टोटल पहली बार में 72 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश्वर बनर्जी, WC बनर्जी करते हैं। तो दिसंबर 1885 में किसकी स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक, और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ कांग्रेस, ये कौन होते हैं, A.O. ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, अगला देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सेवा प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था, तो कार्नवालिस, साइमन, इरविन और क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत से सहायता पाने के लिए 1942 में मिशन आता है, जिसको बोला जाता है आपका क्या, क्रिप्स मिशन बोला जाता है। और इस क्रिप्स मिशन में किए गए वादों के था, याद कर लीजिएगा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। किसने बोला था, ये आपका गांधी जी ने बोला था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इसको बोला, पोस्ट डेटेड चेक बोला। ठीक, ये आपका आपका इसका आंसर डी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस एकमात्र क्षेत्र ने दिसंबर 2020 की पहली तिमाही में 3.4 का बढ़ा हुआ जीवीए निर्माण प्रदर्शित किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो हमारी सेवा सर्विस सेक्टर है, इसने हमारा आपका दिसंबर 2020 की तिमाही में आपका क्या हुआ था, आपका सॉरी पहली तिमाही में एक आपका 20 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा आपका जीवीए प्रदर्शित किया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका प्रदर्शित किया था, सकल मूल्य वर्धित। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेवाएं होगा, सर्विस सेक्टर होगा। सर्विस सेक्टर वर्तमान सबसे बड़ा सेक्टर है आपका। एजी ट्रांसलेट ने 1953 1935 होगा यहाँ पे में एक आवश्यकता प्रस्तुत की। ठीक है, यहाँ पे अवधारणा होगी, आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, अवधारणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अवधारणा होगा, कॉन्सेप्ट होगा। तो एजी ट्रांसले जो किसके जनक माने जाते हैं, आपके पास्की तंत्र के जनक माने जाते हैं। एजी ट्रांसले को किसका, पास्की तंत्र यानी इकोसिस्टम का जनक माना जाता है। अब पास्की की बात करते हैं, पास्की के जनक में बता दूं आपके इस एक अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, पास्की के जनक आपके कौन है, अर्नेस्ट हैकल है। ठीक है, इस पास्की की अवधारणा देने वाले, ठीक, ये कौन है, अर्नेस्ट हैकल है। और पास्की तंत्र की अवधारणा किसने दी थी, आपकी एजी ट्रांसले ने दी थी। तो पास्की तंत्र के जनक कौन हो जाते हैं, आपके एजी ट्रांसले हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये आज आपके क्या रहे क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने आपके प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चन को सारा का सारा समझा, डिटेल से देखा और पढ़ने की कोशिश की कैसे क्या आपका होता है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आएगी। क्लास अगर आपके लिए सपोर्टिव हो, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।